न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? आम तौर पर हमारे जहन में ये आता है खुराक जो है उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। नहीं, न्यूट्रिशन का मतलब अगर उर्दू में हम देखें तो हम बोलते हैं ग़िज़ाइयत को। अब ग़िज़ाइयत क्या है? नाम से इसके भी यही पता चल रहा है कि ये लग रहा होगा जी खुराक। नहीं, इसमें इन्वॉल्व है फूड ही, बट कहां से शुरू होता है? इनटेक, लिया कैसे जा रहा है, हासिल कैसे किया जा रहा है, डाइजेशन मतलब वो टूट के यूजेबल मटेरियल्स में कैसे तब्दील हो रहा है, इट्स असिमिलेशन मतलब वो यूजेबल मटेरियल्स में तब्दील होने के बाद हमारे जिस्म का कैसे हिस्सा बन रहा है। प्रोसेस जो है हम ऑब्टेन सही नहीं कर रहे। फूड माल न्यूट्रिशन मतलब ग़िज़ाइयत की कमी। हमारी उस हासिल शुदा खुराक की डाइजेशन ठीक नहीं हो रही तो माल न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत की कमी। वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन पा रहे, देन इट इज़ आल्सो माल न्यूट्रिशन, तब भी ये ग़िज़ाइयत की कमी होगी। मतलब न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस which involves the obtaining of food, digestion of food मतलब breakdown of food, assimilation of that food to become the body parts। अब ये सब कुछ होना किस लिए है? To obtain the energy। किसके लिए? एनर्जी हासिल करने के लिए। अब बेटे वहीं पर हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? Nutrients are the substances which are obtained by the organism, living organism आप कह सकते हो, organism आप कह सकते हो, for the yielding of, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ या फॉर द एनर्जी। जो एनर्जी हासिल करने के लिए एक जानदार सब्सटेंसेस लेता है उसको हम कह देते हैं दे आर न्यूट्रिएंट्स। अब बेटे इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर, ग़िज़ाइयत लेने के तरीक़ेकार की बेस पर हम जानदारों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दे मे बी ऑटोट्रॉफ्स and they may be heterotrophs। जानदार ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, जानदार हेटेरोट्रॉफ हो सकते हैं। ऑटो मीन खुद ब खुद, जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। दैट ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपनी खुराक खुद तैयार करे, उन जानदारों को हम कहेंगे दे आर ऑटोट्रॉफ। और वो कौन से? प्लांट्स। वो कौन से जानदार हैं बेटे? प्लांट्स। कुछ बैक्टीरिया भी हैं, कुछ प्रोटोजोन्स भी हैं। अच्छा, अब हेटेरोट्रॉफ दैट ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट prepare their own food, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। मतलब दूसरे लफ्जों में आप कह लो obtain their food from other organisms, जो अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। मतलब या वो पौधे खाते,
मतलब ऑटोट्रॉफ्स को खा रहे हैं या वो किसी दूसरे जानदार को खा रहे हैं, तो उन जानदारों को हम क्या कहेंगे? दे आर। इनमें बेटे हम भी शामिल, ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया भी जो है, कुछ हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं, बाकी हेटेरोट्रॉफ्स ही हैं। फंजाई, दे आर आल्सो हेटेरोट्रॉफ। अब बेटे ये जो चैप्टर है इसमें न्यूट्रिशन हमने दोनों जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उन दोनों की देखनी है। मतलब हमने प्लांट्स की भी न्यूट्रिशन देखनी है और इसी चैप्टर में हम एनिमल्स की भी न्यूट्रिशन जो है वो देखेंगे और इसमें हम एग्जाम्पल जो है वो ह्यूमन डाइजेशन जो है उसकी लेंगे, ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है उसकी लेंगे। अब पौधे जो हैं बेटे हमें पता है कि बाय नेचर दे आर ऑटोट्रॉफ। वो क्या है? अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अब इनको खुराक के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन साथ बना रहे। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ से ये हासिल कर ली इन्होंने? अपनी एनवायरनमेंट से। और पानी इन्होंने कहाँ से हासिल कर लिया? फ्रॉम देयर सॉइल। ये भी एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। इसको हम कह लेंगे हवा से हासिल कर ली, इसको हम कहेंगे सॉइल से, अपनी जड़ों के जरिए हासिल कर लिए। दैट्स एनफ फॉर देम? नो, दे रिक्वायर सम अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स आल्सो, मतलब दे रिक्वायर अदर न्यूट्रिएंट्स आल्सो। दैट मे बी कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। अब ये वाले जो इनके न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी सारे एक जैसी मिकदार में नहीं चाहिए। जो ज्यादा मिकदार में चाहिए उनको हम नाम दे देते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। उनको हम क्या नाम देंगे बेटे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो लार्ज, दैट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। कुछ इनमें से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो थोड़ी तादाद में चाहिए, दे आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन स्मॉल। मैं इनका जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अभी इनकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे आप लोगों के साथी जो है अब्दुर्रहमान उस्मान, अब्दुर्रहमान बाजवा और अब्दुर्रहमान रशीद जो है वो इनकी डिटेल्स जो हैं वो आपको इनके मतलब। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अब्दुर्रहमान रशीद जो है वो प्रेजेंट करेगा। अच्छा जी, अब बेटे जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये जो हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। जो थोड़ी मिकदार में चाहिए जैसा कि आपकी मोलिब्डेनम, आपकी जिंक, ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये थोड़ी मिकदार में चाहिए। अब बेसिक तो ये ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होगी। सर ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये इनके एंजाइम्स बनाने में, एंजाइम की फंक्शनिंग में, एंजाइम के मतलब काम करने में, कुछ जो इनके अंदर अदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर, जैसे क्लोरोफिल, कुछ इनके अंदर जो प्रोटीन्स, डीएनए वो मौजूद हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। अब इन माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बाद
दो जो इनके मेजर आप कह लो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, इनका क्या रोल है प्लांट्स की लाइफ में। नाइट्रोजन जो है बेटे ये मौजूद है पौधे के डीएनए में, इसका डीएनए आरएनए बनाता है, तो आरएनए का भी ये जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन, वो न्यूक्लियोटाइड बनाती। न्यूक्लियोटाइड आप मॉलिक्यूल आपस में मिलकर डीएनए या आरएनए बनाते। प्रोटीन्स में अमाइनो ग्रुप मौजूद है, अमाइनो एसिड्स के अंदर। प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना, उनके अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद है, नाइट्रोजन उनके अंदर मौजूद है। आपका क्लोरोफिल जो पौधे के अंदर मौजूद है, उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर अब नाइट्रोजन नहीं होगी, ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स ये पौधे के अंदर नहीं बनेंगे। अब जब ये पौधे के अंदर नहीं बनेंगे तो पौधे की ग्रोथ ठीक होगी, पौधे की फ्रूटिंग ठीक होगी, डेथ होती जाएगी ना, उसको फ्रूट्स लगेंगे, उनकी डिले होता चला जाएगा फ्रूटिंग में, पौधे कमजोर होंगे। इसी तरह मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम जो है ये पौधे के अंदर को एंजाइम्स के तौर पे काम करता है, मतलब एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए काम करता है। ये क्लोरोफिल का बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, मतलब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम है। मैग्नीशियम होगा तो बाकी मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होंगे तो क्लोरोफिल बनेगा। अगर क्लोरोफिल मौजूद होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो पौधा बाकी अपनी लाइफ एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकेगा। वाले जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं ये हासिल कहां से किए जाते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्टिलाइजर्स। ये कहां से हासिल किए जाते हैं? फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? खादें, ऐसे केमिकल्स दैट एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये मिट्टी की जरखेजी में इजाफा करते हैं। कैसे? न्यूट्रिएंट्स पूरे करके। ये न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को चाहिए वो मैक्रो या माइक्रो, वो न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल के अंदर मौजूद हैं, वो पौधा लेता रहेगा, उसकी ग्रोथ ठीक होगी, उसकी फ्रूटिंग ठीक होगी। अब ये जो फर्टिलाइजर्स हैं बेटे, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के हो सकते हैं। मतलब दीज फर्टिलाइजर्स मे बी ऑर्गेनिक, दीज फर्टिलाइजर्स मे बी इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं वो हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, और एडिशनली ऑक्सीजन, सल्फर या फास्फेट वगैरह इसमें मौजूद होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो आयोनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल कंपाउंड्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी एलिमेंट्स जो आपस में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, उनको हम कहते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बेटे जैसे रॉक्स जो हैं, सल्फर पाउडर, आपकी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, अब ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में शामिल होते हैं। इसमें इस तरफ आपके पास जो जानदारों के फुजलाजात होते हैं, जानदारों के फुजलाजात जो होते हैं वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं इनका क्या फायदा है? दे डिसॉल्व इन वाटर रेडिली, ये पानी में
जल्दी से हल हो जाते हैं। जब पानी में ये हल हो गए, दे कैन रेडिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, तो पौधा इसको जल्दी से जज़ब कर लेता है, इसलिए ये फौरन से पौधे को इस्तेमाल के लिए मिल जाते हैं। जबकि ये जो आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, ये मुश्तमिल होते हैं कंप्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे, पेचीदा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे ये मुश्तमिल होते हैं। अब एक तो बात ये कि दे आर अवेलेबल आफ्टर डिग्रेडेशन, सो इट्स अ स्लो प्रोसेस। ये टूटने के बाद पौधे को मिलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पौधा इनको इस्तेमाल करता रहेगा, मतलब दे आर अवेलेबल स्लोली। लेकिन इसके साथ ये भी इनका एक फायदा है, नुकसान नहीं है। इसके साथ साथ इट इंक्रीजेस द एरेशन ऑफ द सॉइल। एरेशन ऑफ सॉइल, आप किसी जमीन को ये जानवरों के फुजलाजात जब डालते हो तो ये उस मिट्टी को नरम कर देते हैं। जब वो मिट्टी नरम हो जाती है तो उसमें हवा जो है इस मिट्टी के नीचे भी आसानी से फिर सकती है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो जर्मिनेटिंग सीड्स को आसानी से पहुंच जाती है। तो जिस वजह से उस पौधे को ऑक्सीजन सप्लाई भी बिल्कुल ठीक, उसकी रेस्पिरेशन के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स भी बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं, तो वो पौधे जो हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं और अच्छे ग्रो करते हैं। अगर बेटे इन दोनों को ही एक्सेस में इस्तेमाल किया जाए, उस मिट्टी को, उस सॉइल को इसकी ज़रूरत ही नहीं, हम बेवजह फेंकते जा रहे हैं खाद्य उनमें, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो इनऑर्गेनिक है, तो वो उस जगह की, उस सॉइल की एसिडिटी में इजाफा कर देते हैं। अब उसकी जब एसिडिटी में इजाफा होता है, पौधे जो हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो जरखेजी उस जगह की बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। इस यूट्रोफिकेशन की वजह से उस जगह की जरखेजी में कमी आ जाती है। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? किसी जगह पे, किसी एनवायरनमेंट में, किसी मिट्टी में जब केमिकल्स एक हद से ज्यादा हो जाते हैं, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। और बेसिकली ये लिंक्ड है आपकी इन फर्टिलाइजर से, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, जिप्सम से। तो हम इसको ज़रा नैरो स्पेक्ट्रम में भी इस टर्म को इस्तेमाल कर लेते हैं कि जिस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर ज़्यादा हो जाए, हम कहते हैं इसकी यूट्रोफिकेशन हो चुकी। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान सर, येलोइंग एंड विल्डिंग ऑफ द लीव्स, डिले फ्रूटिंग, पौधे जो हैं उनकी लाइफ कमी। आम तौर पे आपने देखा होगा घरों में भी, जब आप किसी पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा घर में खाद डाल देते हो, वो जल जाता है। वो एक दो दिन में ही आपको उसके पत्ते जले हुए नजर आना शुरू हो जाते हैं। उसने बजाय फायदे के क्या किया? नुकसान किया। वो नुकसान हुआ क्यों है? आपने खादों का बेदरेग इस्तेमाल कर दिया। अब इसका हल क्या है? एवं अंधाधुंध खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब एवं अंधाधुंध खादों का इस्तेमाल जो है वो आपको बजाय फायदे के नुकसान की तरफ लेके जा रहा है। तो इसलिए क्या जरूरी है? आप सॉइल एनालिसिस करवा लो, उस मिट्टी का तज्जिया करवा लो कि इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं और जो फसल मैं बोने जा रहा हूं इसकी रिक्वायरमेंट कहां, किस लेवल तक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और किस लेवल तक है। उस हिसाब से खादें जो हैं डाली जाएं। अब जो मॉडर्न आपकी आ रही है ना, ये फार्मिंग या एग्रीकल्चर,
अब वो इन्हीं पर बेस्ड है। ये जो पेस्टिसाइड्स बेचने वाले कंपनीज जो हैं, ये ऐसे बंदे हायर करती हैं जो सॉइल एनालिस्ट जो हैं उनको भर्ती करती हैं। वो आपकी मिट्टी की जरखेज़ी को देख के बताते हैं ये कितनी है, इसको क्या चाहिए, इसको कौन सी खाद चाहिए, किस टाइम पे चाहिए। चूंकि ये डिपेंड करता है आप बो क्या रहे हो। हर कपास की जो रिक्वायरमेंट है वो पोटैटो की नहीं है, जो आपकी कॉर्न की है वो आपकी तिलों की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अब बेटे ये मतलब इस्तेमाल सॉइल एनालिसिस के बाद होना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह अगर हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये पेस्ट्स की रिप्रोडक्शन को भी बढ़ा देती हैं। जो इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट्स हैं, जिन्होंने उस फसलों को तबाह करना है, आप तो उनको भी सेहत अफजा माहौल दे रहे हो। वो उस नाइट्रोजन को, फास्फोरस को इस्तेमाल करेंगे, उनकी रिप्रोडक्शन रेट्स बढ़ जाएंगे, उनकी तादाद बढ़ जाएगी, वो भी आपकी फसलों की तबाही का बाइस बनेंगी।